हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी एसएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें लोग बता रहे हैं कि स्कैम हुआ है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर में जो नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुआ है, यहाँ तक कि 96, 87 इस तरह का भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सेम ऐसा 2019 में भी हुआ था। ठीक है, तो वहां पर भी बहुत सारा हो हल्ला हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, हमारे जो बैच था 2023 वाला, उसमें भी आपको पता अभी तक कोर्ट केस चल ही रहा है। ठीक है, अब एसएससी इतनी जिद्दी संस्था है कि वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं होती है। अभी इसी में आप देख लो, इस वीडियो में आपको जो स्कैम लोग बता रहे हैं, अभी तो प्रॉपर जब आंसर की आ जाएगा उसके बाद ही सारा चीज क्लियर होगा, लेकिन कुछ सोर्सेज से जो रैंडम कहीं कहीं से ये मिल रहा है जो प्रूफ्स, वो इस वीडियो में मैंने कंपाइल करके आपको दिखाने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये कोई कैंडिडेट है रवि गुप्ता, जिनका रोल नंबर ये है, कैटेगरी उनका ओबीसी है, एग्जाम टाइम उनका 9 AM to 12 PM है, धनबाद में। ठीक है, 18 जनवरी का शिफ्ट है। इसमें आप देखिए इनका रैंक जो है 32,608 है। यानी कि आप ये बात समझो कि ओवरऑल इनसे 32,000 लोग ऊपर थे इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखिए कि इनका जो रॉ मार्क्स है वो 299 है। ये आप समझ लिए, ये याद रखिए, 299 इनका रॉ मार्क्स है। और इनका रोल नंबर देखिए लास्ट में 7132 है। फिर इनका देखिए सिलेक्शन होता है कहां पे। सिलेक्शन इनका देखिए, इनका रैंक है सिलेक्शन में 1730, यानी कि 32,000 से ये रैंक 1700 कैसे जा सकता है? क्योंकि ये भी तो नहीं है कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, मात्र 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और किसी का आप इतना ज्यादा बढ़ा दे रहे हो, और किसी का 328 है फिर भी उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, यानी कि किसी का नंबर आप कम भी कर दे रहे हो। तो ये पता नहीं, इसमें इस वाले रिजल्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7132 रवि गुप्ता, 299 नंबर है, उस पे इसको मिला है एएसओ इन सीएसएस। एएसओ इन सीएसएस का कट ऑफ कितना है पता है आपको? कट ऑफ देखिए इसका कितना है, कट ऑफ इसका 350 के आसपास है। ठीक है, उसी तरह से देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनका रॉ मार्क्स 263 है, इसका ऑल इंडिया रैंक 2160 होता है, एएसओ इन आईबी मिलता है इसको। यहाँ पर देखिए 272 रॉ मार्क्स है, जीएसटी इंस्पेक्टर मिला हुआ है, 260 रॉ मार्क्स पे ये मिला है, 288 पे रिसर्च असिस्टेंट मिला, 299 पे एएसओ इन सीएसएस सेम कैंडिडेट का, 311 पे एएसओ इन सीएसएस, रैंक 899 हो जाता है। ठीक है, और मेरा एक दोस्त है, उसका रॉ मार्क्स था 329 और उसका रैंक है 4200 के अप्रोक्स, और जो 311 है उसका यहाँ पर देखिए रैंक कैसे 899 हो जा रहा है। ये मतलब बिल्कुल भी समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पर देखो 18 मार्क्स का इंक्रीज है, फिर भी 4200 रैंक चला जाता है। और दूसरा चीज ये है कि दोनों का शिफ्ट सेम है, 18th जैन का ही शिफ्ट है, फिर भी ये कैसे हो रहा है एक शिफ्ट में इतना ज्यादा, ये समझ से परे है। यहाँ पर फिर देखिए 312 रैंक, 312 रॉ मार्क्स, एएसओ इन सीएसएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे तो पूरा एक लिस्ट दे रखा है, जो अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है वो मैंने सबको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए यही वो लिस्ट है जिसके बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए राहुल मीना कोई कैंडिडेट है, जिनका रॉ मार्क्स जो था यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखिए कट ऑफ 306 है, डिफरेंस यहाँ पे 96 का है। ठीक है ना, रॉ मार्क्स 210 था। उसके बाद यहाँ पे देखिए अमन कुमार 263 रॉ मार्क्स। ठीक है, 350 वाला कट ऑफ क्लियर हो गया, B04 एएसओ इन आईबी। ऐसे पूरा एक लिस्ट है इसका, तो ऐसे ये टेलीग्राम चैनल पे मिला है, बट इसका जेन्युइनिटी का पता नहीं मैंने कुछ, लेकिन ये सही है, नाम वगैरह सही है, मैंने चेक किया। तो फिर भी मेन प्रॉब्लम ये है समझने वाली कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उनका आप इंक्रीज देखो कितना हुआ है। यहाँ पर देखो
डिफरेंस देखो 96 का, 87 का, 80 का, 74 का, 71 का, 71 का, 68 का। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही शिफ्ट में हुआ है। यहाँ पर देखो 80 मार्क्स का इंक्रीज 20 जनवरी वाले शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 20 जनवरी वाले शिफ्ट में 56 का हुआ है। वैसे 18 वालों का तो ज्यादा हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेन प्रॉब्लम है वो एक ये आया है कि जो 31 जनवरी को दोबारा टाइपिंग टेस्ट लिया गया था ना, तो उसमें क्या था, जिन लोगों का कम नंबर था वो बेचारे गए ही नहीं। तो उससे क्या हुआ कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट फिर उसमें हुए तो बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए उनका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हो गया होगा। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा इस बार के एग्जाम में था कि लक बेस्ड पेपर था, बिल्कुल लक बेस्ड। क्योंकि अब देखो मैथ बिल्कुल इजी, रीजनिंग बिल्कुल इजी, इंग्लिश बिल्कुल इजी, और जीके ही डिसाइडिंग था सबके लिए। जीके तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रखा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जीके सबके लिए दिक्कत है यहाँ पर। बाकी ये तीन इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया था और जीके के कारण सबको इशू आ रहा था। ठीक है, ये सारा इशू है यहाँ पर। अभी देखिए कुछ कैंपेन करने का भी बात हो रहा है। कैंपेन में जैसे होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा आपको ये कैंपेन में क्या है कैसे। लेकिन फिर भी दूसरा मेरा सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि सभी के पास इन चीज़ों को पहुंचाइए जो टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है सारा लिस्ट। और इसके बारे में एक बार तो सॉलिड इस पे डिस्कशन होना ही चाहिए। एक बार एसएससी को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स को बुलाकर स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन ले, क्योंकि ये एसएससी सुनती नहीं है कोई भी बात। तो ये बहुत ही जरूरी है कि सारे लोगों का बात सुना जाए। बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि एक तो वेटिंग लिस्ट का है, वेटिंग लिस्ट ये लोग देते नहीं। दूसरा चीज है कि यहाँ पर एक विदड्रॉ का भी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में एक साथ ही देते हैं। जैसे कि अभी देखिए, जैसे जून जुलाई में सीजीएल का एग्जाम है, फिर सीएचएसएल है, एमटीएस है। तो जिसके पास जॉब नहीं है वो सारा ट्राई करता है, और जो भी पढ़ने वाले होते हैं जब लगता है तो सारे में लग जाता है या फिर दो में लग जाता है, लेकिन वो ज्वाइन कोई एक ही करता है। तो इससे क्या होता है कि एक जॉब खाली रह जाती है। अगर उसमें भी वेटिंग लिस्ट का आप प्रावधान दे दो तो सेकंड वाले को जॉब मिल सकती है, या फिर उसको विड्रॉ करने का ऑप्शन दे दो। जैसे जिसको वो जॉब, जैसे कोई दो में सिलेक्टेड हो रखा है तो वो खुद चाहेगा कि एक में विड्रॉ कर लूँ और एक में वो ज्वाइन करेगा, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो फाइनल आंसर की है वो एसएससी को निकालना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले। ठीक है, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवा रहे हो तो आप फाइनली मेरे को मार्क्स बता दोगे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी लोग इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग रिपीटर्स होते हैं। ठीक है, और ये रिपीटर्स होने के कारण क्या होता है कि सीटें बार बार बर्बाद होती है। वो कैसे होता है? क्योंकि देखिए रिपीटर्स कौन लोग होते हैं, एक जिसका लोअर पोस्ट है 2600 का, 2800 का, वो 4200 4600 लेना चाहता है। दूसरा हायर पोस्ट है लेकिन लोकेशन ढंग का नहीं है, कोई साउथ में है या फिर कहीं भी जो अपने होम टाउन वाले लोकेशन पे नहीं है, तो वो क्या करता है वहां पे अपना जॉब लेना चाहता है। ठीक है, तो ये तो लोअर पोस्ट वाले ऊपर जाना चाहते हैं, ये तो सही है। जो हायर पोस्ट वाले हैं इनका क्या है कि जीएसटी वगैरह डिपार्टमेंट का है, ट्रांसफर बिल्कुल ही बंद है। यानी कि आपकी एक बार जहां पोस्टिंग होगी आपकी वहीं रहेगी। तो या तो आप ट्रांसफर खोल दो, या फिर दूसरा चीज आप कर सकते हो कि इनको जो रिपीटर्स हैं हायर पोस्ट वाले जो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, इनको आप ऑप्शन दीजिए पहले। अगर आप दे देंगे सारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म या फिर हर चीज, जब पूरा इंफॉर्मेटिव डिसीजन है तभी ले पाएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस से तभी इन्फॉर्म होकर भर पाएंगे जब इनको पता होगा कि मेरा पूरा फाइनल मार्क्स कितना आ रहा है। क्योंकि सबको आइडिया तो लग ही जाता है कि इतने मार्क्स पे क्या मिल सकता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर दूसरा चीज ये भी किया जा सकता है कि आप एक टेंटेटिव रैंक लिस्ट निकाल दो, टेंटेटिव रैंक लिस्ट, उस पर भी लोग ये कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सुधार की जरूरत है। एक चीज तो सही, एसएससी अपना प्रोसेस फास्ट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को मतलब सुनती नहीं है। तो इन सारी चीजों से दिक्कत है लोगों को, तो इस बात को समझना चाहिए।
क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में इतने लोग बताते हैं कि सर अब एसएससी पे बिल्कुल स्कैम है, विश्वास नहीं है। तो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी पे लोगों का विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं दिल से आपको बताऊं तो सारे लोग अब जो भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनको एक चीज पता लग गई है कि हार्डवर्क से इस एग्जाम में कुछ नहीं होना है। ठीक है, हार्ड वर्क से इस एग्जाम में कुछ नहीं होना है, जो भी होता है लक बेस्ड होता है और सेम डे पे डिपेंड करता है उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन सब चीजों से निपटना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों के माइंड में निगेटिव चीजें पैदा होती हैं, लोग हताश होते हैं, और एक जेन्युइन सोसाइटी में लोगों के अंदर उम्मीद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी अपना देश आगे तरक्की कर सकता है। तो पॉजिटिव लोगों को सोचना चाहिए, और एसएससी को भी इस जो सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, जेन्युइन चीज क्या है कि वो काम करना नहीं चाहते इस चीज कारण से। ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे वेटिंग लिस्ट का टेक्निकल इशू है कि बहुत सारे पोस्ट हैं तो कैसे इसको करेंगे, तो इसमें आप लोगों को एक बार जेन्युइन रीजन बताइए। जैसे आपको यहाँ पर देखा होगा आपने कि बीपीएससी का यहाँ पर अभी स्ट्राइक चल रहा है बिहार में, तो उन्होंने क्या किया, जो भी इशू होता है वो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताते तो हैं, भले वो सही बोले गलत बोले, बट वो प्रेस के माध्यम से या फिर प्रेस रिलीज करके लोगों को बताते हैं कि इशू क्या है, क्या हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बीपीएससी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा ये लोगों का डाउट आया था कि बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा डाउट आया था। तो ऐसे बीपीएससी ने वो क्लियर किया कि इतने सवाल मैंने पूछे थे, इतने का जवाब ही इतने लोगों ने दे पाया है। तो इन सबसे क्या होता है, लोगों का डाउट क्लियर हो जाता है। तो डाउट जब लोगों का क्लियर होता है तो जो एक एस्पिरेंट होता है उसके अंदर जो होप होती है वो टूटता नहीं है, वो भी समझता है कि चलो जेन्युइन रीजन है, अगली बार मेहनत करके हो जाएगा। लेकिन अभी तो मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ वो प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ने के मूड में है, तो ये बहुत ही गलत है, इसको तो सुधारना चाहिए। सारे टीचर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी को एक साथ आइए, और कुछ एक बार जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो एक बार सभी लोग को मिलकर एक कंक्रीट प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो करोड़ों में कमाते हैं यार। ठीक है, वो चाहें तो सारे लोग मिलकर कोर्ट केस भी कर सकते हैं, कोर्ट से भी लड़ सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, वो कैपेबल है इस चीज के। तो उनको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हो किसी के लिए भलाई तो आपके साथ भी भला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जैसा कुछ अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर भी जो भी लोग सिलेक्टेड नहीं है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सीजीएल 2025 का आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, सीजीएल 2025 के प्रिपरेशन के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं चाहूँगा कि जो भी लोग आए सभी लोग मिलकर साथ में प्रिपरेशन करें एक अच्छे ढंग से, ताकि 2025 में कोई ना कोई जॉब आपको मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।